हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री में आज 15 क्वेश्चन करेंगे हम। और अशोक, सम्राट अशोक से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट का एग्जाम पहले आ चुका है, तो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन राजस्व के स्रोत थे? कृषि उपज, बिक्री के लिए नगर लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले पथकर यानी टोल टैक्स, खनन और मदिरा की बिक्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी जो क्वेश्चन है सारे ही सही हैं और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3। ठीक है, तो सभी इसमें क्वेश्चन राइट है। मौर्य कृषि उपज, बिक्री के लिए नगर लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले जो पथकर थे, सभी इसमें सही है। ठीक है, क्योंकि राज्य द्वारा साम्राज्य की जो लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां थी उसको नियंत्रित किया जाता था। और जो खेतीहरों और जो शूद्र मजदूरों थे, उनकी सहायता से कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया था। और कृषि क्षेत्र में विस्तार से राज्य को अधिक आय भी होने लगी थी और राजस्व अधिक प्राप्त होता था इन सभी चीजों से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों का एक वर्ग रज्जुक निम्नलिखित में से किस हेतु उत्तरदायी थे? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धर्म की प्रसार हेतु, ठीक है, या जो सेकंड है, इन्हें लोगों को पुरस्कृत और दंडित करने का अधिकार सौंपा गया था जो रज्जुक थे। तीसरा पॉइंट है, उसके साम्राज्य में न्याय प्रदान करने हेतु, यानी अशोक के साम्राज्य में न्याय प्रदान करने हेतु। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3, यानी ये जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धर्म प्रचार की बात है, ये सही नहीं है। इसमें सही है, इन्हें लोगों को पुरस्कृत और दंडित करने का अधिकार सौंपा गया था और उसके साम्राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए। देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों में के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, उसने धर्म महामात्र जो थे उनकी नियुक्ति की थी। रज्जुक ये काम नहीं करते थे। जबकि अधिकारियों के एक वर्ग था रज्जुक, वो लोगों को पुरस्कृत करने और आवश्यकता पड़े उन्हें दंडित करने और साम्राज्य में न्याय का शासन बनाए रखने का अधिकार इन्हें दिया गया था, जो रज्जुक कहलाते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था? तो मौर्य साम्राज्य का जैसा कि मौर्य साम्राज्य एक शक्तिशाली शासन स्थापित हुआ, तो उसके पतन का क्या कारण रहा? प्रांतों में दमनकारी शासन, उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा, सेना और नौकरशाही पर उच्च व्यय, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन के? और तीनों ही कारण थे। देखिए, उत्तर पश्चिम में दमनकारी शासन, उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा की गई, सेना और नौकरशाही पर उच्च व्यय किया गया, उन पर अधिक खर्चा किया गया, जिसकी वजह से संकट आर्थिक उत्पन्न हो गया और सभी जो कर थे उसके बावजूद विशाल संरचना को बनाए रखना कठिन होने लगा था। ठीक है, तो सभी ये कारण रहे जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। और प्रांत जो थे उनमें दमनकारी शासन के साम्राज्य का विघटन भी एक महत्वपूर्ण शासन था। और जब बिंदुसार का शासनकाल हुआ तो तक्षशिला का प्रशासन दमनात्मक प्रवृत्ति का था और अशोक के काल में भी इस नगर में इसी प्रकार की शिकायतें आती थी, क्योंकि अशोक ने जो युद्ध थे, 13वां जो शिलालेख है कलिंग का, तो जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि उसमें बहुत सारा नरसंहार हुआ था, तो अशोक ने युद्ध आदि करना भी बंद कर दिया था। इसकी वजह से भी ये सारी दिक्कतें आई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को यूनानी ऐतिहासिक स्रोतों में सेंड्रोकोट्स के नाम से वर्णित किया गया है या नाम से जाना जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कनिष्क? तो आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो सेंड्रोकोटस था वो कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य
यूनानी लेखकों ने सिकंदर के जो समकालीन था, चंद्रगुप्त सिकंदर का समकालीन था, ठीक है। और इसका जो चंद्रगुप्त कालीन सिकंदर का समकालीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख राजा इसका सैंड्रोकोटस के रूप में इसका नाम वर्णित किया है यूनानी जो लेखक थे, ठीक है। क्योंकि सिकंदर के साथ यूनानी लेखक आए थे काफी, और उस समय इसका शासन काल था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और यूनानी जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उससे ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मौर्यों के भौतिक जीवन की विशेषता थी? लेखन का प्रचलन, लोहे का अत्यधिक उपयोग, पकी ईंटों और बलयकूप का उपयोग, नीचे देवकूट का प्रयोग, सही चुनकर करें, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 सभी इसमें सही है, ठीक है। मौर्यों के भौतिक जीवन की क्या विशेषता थी? लेखन का प्रचलन, ठीक है। उसके बाद लोहे का अत्यधिक उपयोग किया गया, पकी ईंटें और जो बलय कूप थे उनका भी उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। तो इसमें सभी इसमें सही है। जैसे मृद भांड वगैरह ये सब बर्तन भी ये लोग बनाते थे, उसी में लोहे की भी प्रचुरता हो गई। और बलय कूप जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता है? ये कुआं, ठीक है, कुआं। तो सिंचाई आदि के लिए कुआं का भी प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। कुओं का भी प्रयोग होने लगा इसके लिए। तो ये सभी चीजें इसमें राइट है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त आय, केसर ऊसर भूमि। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो राज्य की भूमि थी उससे जो प्राप्त आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। और मौर्य काल में सीता अध्यक्ष के द्वारा राज की भूमि की व्यवस्था की जाती थी। तो इसका व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी? सीता अध्यक्ष, ठीक है, उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। जो ये आय होती थी उसको सीता कहा जाता था, और जो इसकी व्यवस्था करता था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन स्थल अशोककालीन कला और वास्तुकला अभिलेखों से जुड़े हुए हैं? धौली, मस्की, कंधार, गिरनार, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, धौली भी, मस्की भी, कंधार भी और गिरनार भी, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सभी इसमें सही है सारे, 1 2 3 और 4। कौन से स्थल अशोककालीन कला और वास्तुकला के अभिलेखों से जो धौली भी इनसे जुड़ा हुआ है, मस्की भी जुड़ा हुआ है, कंधार भी और गिरनार भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, कौटिल्य की सहायता से किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका? इसका विवरण जो देती है पुस्तक, वो कौन सी पुस्तक है? इसका विवरण देने वाली पुस्तक, ठीक है। क्योंकि कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने शासन किया था, नंद वंश को उसने उखाड़ फेंका था, नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका था। और इस का कौन सी पुस्तक है, ठीक है, जिसमें ये विवरण मिलता है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, कल्प सूत्र या खटिकम या मुद्राक्षस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुद्राक्षस। मुद्राक्षस है जो इसका विवरण देती है, ठीक है, मुद्राक्षस में। और ये किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त की, ठीक है। ये किसने लिखी है? विशाखा दत्त, ठीक है, विशाखा दत्त की पुस्तक है ये मुद्राक्षस, इसमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका था, इसकी जानकारी इसमें मिलती है। और इसके अलावा भद्रबाहु, इसके रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। और कल्पसूत्र के रचयिता थे। और इसके चाणक्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र आप जानते ही होंगे, चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, और ये इसमें थे, ठीक है। और इसकी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से शासन के व्यवहारिक मामलों से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
ठीक है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है, या मुख्य रूप से शासन के व्यवहारिक मामलों से संबंधित, या उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही बातें इसमें सही है। ठीक है, दोनों ही चीजें इसमें सही हैं। और 10th क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों के निम्नलिखित भागों पर विचार कीजिए। शीर्ष, स्तंभ यष्टि, मृत पशु आकृति, स्तंभ पट्टिका। और इसमें ऊपर दिए भागों को नीचे से ऊपर की ओर उनकी स्थिति क्रम में लगाना है। ठीक है, व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित हम कैसे करेंगे? व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा पहले स्तंभ यष्टि, फिर हो जाएगा शीर्ष, उसके बाद हो जाएगा स्तंभ पट्टिका, फिर हो जाएगा मृत पशु आकृति, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अशोक के स्तंभ जो है उसमें बलुआ पत्थर से बने आश्चर्यजनक वास्तुकला और मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं, और ऊंचे मुक्त रूप से पवित्र स्थलों पर खड़े एकाश्म स्तंभ थे। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से काट के बनाए हुए एकाश्म, और पत्थर के एक खंड को तराशा जाता था, और यष्टि यानी सादा और चिकना। ठीक है, और परिप्रेक्ष्य में मान लें तो गोलाकार और ऊपर की ओर थोड़ा शंक्वाकार होता था, यानी ऊपर की ओर थोड़ा सा पतला होता था। और स्तंभ के शीर्ष पर कमल की पंखुड़ियों की आकृति अनुसार ये जो शीर्ष है इस पे कमल की पंखुड़ियां, ठीक है, कमल के पंखुड़ियों के आकार हल्के जो धनुषाकार इसके समान आकृत है। और स्तंभ पट्टिका जो है, ठीक है, स्तंभ पट्टिका ये क्या है? वर्गाकार और सादे गोलाकार और अलंकृत ये अनुपात के होते थे। और फोर्थ है मृत पशु, थर्ड मृत पशु है। तो मृत पशु आकृति सामान्यतः गोलाई में या तो बैठे या खड़े हैं। ये शीर्ष पट्टिका के साथ ही ये खंड में तराशे गए हैं, और सही क्रम भी है इस तरीके से। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने की थी। आंध्र वंश के शिमुग ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। तो अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ, अभी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, तो जो अंतिम ये था मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईस्वी में। ठीक है, और अंतिम जो शुंग शासक था, अंतिम शुंग शासक कौन था? पुष्यमित्र ने स्थापना की थी शुंग वंश की। लेकिन जो अंतिम पुष्यमित्र का पुत्र फिर अग्निमित्र था, उसके बाद जो लास्ट शासक था देवभूति, उसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने की थी। वासुदेव कण्व ने की थी, और उसने सिंहासन को हथिया लिया था। फिर आंध्र वंश के शिमुक ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। तो इसमें से कौन से कथन सही है ये पूछा है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी इसमें सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, हैं? देखिए, अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ के था पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, पुष्यमित्र मौर्य सेना का सेनापति था। पुष्यमित्र कौन था? वो मौर्य सेना का, ये ईस्वी पूर्व रहेगा, तो मौर्य सेना का ये सेनापति था मौर्य सेना का। और इसने अंतिम शासक की शासन जब कब्जों में पड़ने लगा उसने हत्या कर दी, और शुंग वंश की स्थापना इसने करी थी। ठीक है, और उसके बाद देवभूति की हत्या की थी अंतिम शुंग वंशी जो था। फिर कण्व वंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 73 ईस्वी पूर्व में इसने की थी। और अंतिम कण्व वंशी शासक कौन था? सुशर्मा। ठीक है, अंतिम जो कण्व वंशी शासक था वो कौन था? वो सुशर्मा था। ये सब इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत बार पूछता है
कि अंतिम शुंग शासक कौन था, अंतिम जो मौर्य शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्पन ने की थी, अंतिम कड़वा शासक कौन था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं इतना डिटेल में क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ठीक है। और इसी प्रकार सुशर्मा की हत्या कर दी थी कड़ोवंशी शासक सुशर्मा की, और इसने गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठन को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसमें सभी चीजें सही है। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, कारण कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय मार्गों को नियंत्रित करता था। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्राचीन भारत में कलिंग उड़ीसा में था, ये उड़ीसा में है ये कलिंग स्थान नामक स्थान। तो कलिंग जो प्राचीन मतलब भारत में कलिंग जो है, इसको उड़ीसा जो है उसी को कहा जाता था। तो महत्व भौगोलिक और सामुद्रिक व्यापारिक जानते ही हैं, वहां पे समुद्र वगैरह है अत्यधिक था, और इसके कारण अशोक ने कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय और समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। उसका जो उद्देश्य था वह चाहता था कि कलिंग को जीतकर वहां से व्यापार मार्ग, सामुद्रिक जो व्यापार मार्ग है उसको हम उस पर अधिकार कर लेंगे। अशोक और उसके पूर्ववर्ती शासकों ने कलिंग को नियंत्रित करने के लिए काफी प्रयास किए थे लेकिन नहीं कर पाए थे। तो ये जो आधुनिक कलिंग उड़ीसा है, ये कलिंग स्थान तक, ये दोनों ही चीजें इसमें सही है। नियंत्रित करना चाहता था और साम्राज्य में इसने जोड़ लिया था, लेकिन कलिंग के बाद ही उसने ये सब चीजें नरसंहार की वजह से युद्ध करना की नीति छोड़ दी थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। 13 क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथनीय तथा दूसरे को कारणार कहा गया, और इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दे कूट की सहायता से चुनना है आपको। कथन क्या है? अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण क्या है? उसने संवर्धन के स्थान पर स्थापना पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि अशोक के राजा देशों के साथ धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता जो थी वो क्या थी? अधिक महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। और अशोक जनता की भलाई पर विशेष ध्यान देता था और बौद्ध धर्मावलंबी हो चुका था जैसा कि कलिंग युद्ध के बाद, और होने के कारण सत्य अहिंसा, ठीक है, सत्य अहिंसा और धार्मिक जो निष्ठा थी, परोपकार था, इसका ये मूल्य समझने लगा था और इन सब चीजों पर ये बल देता था, और जनता को इसके लिए इसने संदेश दिया। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, जो उसके शिलालेख हैं, जो संगम दक्षिण भारत का शासन संगम राज्य के बारे में बताते हैं, उसमें सम्मिलित है। ठीक है। पहला और 10वां अभिलेख है, या पहला 11वां है, या दूसरा 13वां अभिलेख है, 13वां, जबकि कलिंग के बारे में जानकारी देता है हमें, कलिंग युद्ध के बारे में, या दूसरा और 14वां शिलालेख है। और राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, दूसरा और 13वां, दूसरा और 13वां शिलालेख है। ठीक है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण के राज्यों संगम राज्य, ठीक है, संगम राज्य का उल्लेख मिलता है, और इसकी श्रीलंका के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है, श्रीलंका के बारे में। ठीक है। तो दूसरा और 13वां। 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कूट से का सही उत्तर चुनिए। चंद्रगुप्त सूची फर्स्ट है, नाम है राजाओं के, और सूची जो सेकंड है वो इनके उपनाम है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, और सेकंड है प्रियदर्शी, सेंड्रोकोटस, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। तो मिलान करते हैं, चंद्रगुप्त का हमने वीडियो में बात की ही, उसको सेंड्रोकोटस कहा है यूनानी लेखकों ने। बिंदुसार का नाम क्या है? अमित्र घात या अमित्रो चेटस कहते हैं, अमित्रो चेटस भी आता है इसका, अमित्र घात या अमित्रो, ठीक है, ये भी चेट्स भी कहते हैं। और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है।
ठीक है, अशोक प्रियदर्शी ये उपनाम से जाने जाते हैं, अशोक प्रियदर्शी। चाणक्य को जानते ही हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इनका नाम था। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी इनका नाम था, कौटिल्य। ठीक है, तो ये सारे इनके उपनाम है, और इस हिसाब से हम मिलाएंगे तो ए का 2 है। ठीक है, और फिर बी का 3 है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।